आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी का उन क्वेश्चन पेपर को टच करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका 41 बीपीएससी जो हुआ था उसका है, और ये ईयर है आपका 1996। अब इतना पुराना क्वेश्चन पेपर करने का भी मोटिव है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन पेपर, आज वाले क्वेश्चन पेपर जो अभी आ रहे हैं एग्जाम में, उसको अगर कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो उसका कोरिलेशन आपको वहां से भी मिलेगा। बहुत सारे आपके जो टॉपिक है वो रिपीट होते हैं, तो उन सारे टॉपिक को, उन सारे एरिया को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितना से जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपके नोन में कोई अगर है जो इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उनको ये सोर्सेज नहीं मिल पाते। और इसके साथ अगर एक और मैं चीज़ आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अब ये होता है कि इतना पुराना क्वेश्चन क्यों पेपर सॉल्व क्यों किया जा रहा है। तो अगर आपको कोई भी एग्जाम देना, खासकर कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो या आप यूपीएससी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पीवाईक्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आप रैंडम मॉक्स लगा रहे हो या फिर कोई बुक पढ़ रहे हो तो उसका कोई यूज नहीं होने वाला है, क्योंकि आप एग्जाम पैटर्न को अगर नहीं समझ पा रहे हो, आपको नहीं पता है कि आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये फिर आपके लिए सबसे बड़ा डिमेरिट हो सकता है। क्योंकि ये एग्जाम एक ऐसा है जहाँ पे आपको बिना पैटर्न समझे हुए, बिना कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, किसका क्या, कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको मतलब फिर आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने क्या किया कि आपको पूरे एरिया जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, कौन सा एरिया कितना इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का क्या रोल है, साइंस का क्या रोल है, आपके प्रिपरेशन में कहाँ से करना है। तो बेटर अभी यही होगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो आप जितना हो सके उतना पीवाईक्यू सॉल्व करो, और उससे जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जहाँ पर आपको समझ में आना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, दूसरे जो सोर्सेज है, जैसे कि आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो या फिर आपको बुक पढ़ना तो वो आप पढ़ सकते हो, बट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो तो उससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो आप स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका हिस्ट्री से है, एंशियंट से है। तो जब मैंने आपको, अगर आप लोगों ने 40s वाला नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में है, और करंट अफेयर वाला भी है, तो वहां पे जाके आप वो सब सारे लेक्चर देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपका प्राचीन भारत से पूछा गया, एंशियंट हिस्ट्री से पूछा गया। और हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइम पे भी आते हैं और अभी भी आ रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। इसमें है कि आपको पूछा गया है कि जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन जो है गौतम बुद्धा का कहाँ पे क्या है, कहाँ से क्या चीज एसोसिएटेड, कौन सा जो है आपका स्तंभ, कौन सा सिंबल इससे एसोसिएटेड है, किस तरह से इसको समझ सकते हो आप। तो जन्म अगर उनका देखा जाए तो उसको आप किस तरह से देखते हो, गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति उनको कहाँ पे हुई थी, बोध गया में। पहला प्रवचन जो उन्होंने दिया था वो दिया था आपको सारनाथ में। और उनका निधन कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। तो ये आपका ऐसा, अब इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हो सकता है कि आपको एक दो इजी क्वेश्चन आपको आते हैं तो उसमें आपका ये ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी देखते जाते हैं कि उनका जन्म जो है वो साक्य क्लैन पूछा जाता है कि उनके कौन से क्लैन में, उनका कौन सा जो है कुल में उनका जन्म हुआ था, तो साक्य क्लैन में हुआ था। उसके अलावा कौन से वर्ष में उन्होंने अपने घर को त्यागा था, तो 29 वर्ष में उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। कहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो हाँ, इस तरह के सवाल आपको बन सकते हैं कि बुद्ध जो है उनका कौन कौन से जो जगह है उनका, कहाँ कहाँ वो अपने जीवन काल में कौन कौन से जगह पे वो जाते हैं। जैसे कि जन्म उनका लुम्बिनी में है, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में है, पहला प्रवचन जो है उन्होंने सारनाथ में दिया था, और मृत्यु जो उनके कुशीनगर में होता है। तो इस तरह से जगह अगर आपको याद है तो वहां पे एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो आपका काम कर जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि निम्नलिखित, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ठीक है। अब संगम साहित्य जो आपका साउथ का जो लिटरेचर है, जो आपका साहित्य है, उसमें बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। किसी भी एग्जाम में आप देखोगे तो साउथ इंडियन जो आपका दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसका इंपॉर्टेंस अभी भी बढ़ते जा रहा है। और ये आप सोच रहे हो कि 1996 का क्वेश्चन है तो उस टाइम पे भी पूछा गया था, तो इसमें पूछा जाता है कि कौन से नहीं है। तो अगर नहीं वाला चीज हमेशा हाईलाइट करके रखना है। तो नहीं अगर पूछा जाए तो चेर, पांड्या और चोल, ये तो आपको है। ठीक है, इनका आपको बहुत पुराना डायनेस्टी है। कादम्ब डायनेस्टी जो है, ठीक है, कादम्ब जो है वो आपका संगम से नहीं है, ये आपका बाद में आता है। और चोल, चेर, पांड्या जो ये आपका बहुत पुराना है तो इसीलिए संगम में है। कभी बान जो है, ठीक है, कभी बान है, या तो बान भट्ट इनको बोला जाता है, ये कहाँ के निवासी है, तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन में देखो, अब ये पूछा जा रहा है कि ये कहाँ के निवासी है, और क्वेश्चन आपका क्या है, स्टेट पीसीएस का, बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा ये दिमाग में तो आना चाहिए कि जरूर अगर होगा तो कहाँ से होंगे, ये बिहार से होंगे, इसीलिए इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे
पाटलिपुत्र नहीं है आंसर, ठीक है। भोजपुर भी नहीं है, और जो थानेश्वर है, जिसको थानेश्वर भी बोला जाता है, ये हरियाणा में है। ये आपका यहाँ पे हर्षवर्धन डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो ये वाला एरिया ये भी नहीं है। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इनका कहाँ पे है, जन्म स्थान कौन सा है। अगर देखा जाए तो पृथ्वीकूट नाम का एक गाँव है, ठीक है, जो कि उनका जन्म स्थान है, और ये सोन नदी के आसपास है। और बाणभट्ट के बारे में अगर रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक बार नहीं 2-3 बार इनसे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बिहार से अगर पर्सनैलिटी और पुराने हैं तो आपसे आ सकता है हिस्ट्री में सवाल वापस से। तो बाणभट्ट अगर आपको देखा जाए तो किनके राज्य कवि थे, तो ये हर्षवर्धन के राज्य कवि होते हैं। और इन्होंने हर्ष चरित्र लिखा था। हर्षवर्धन जो राजा थे उनके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी इनके जो आप बुक है उसके थ्रू में मिलता है। और हर्षवर्धन के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। हर्षवर्धन जो है वो आपके पुष्यभूति जो डायनेस्टी थी उससे बिलोंग करते थे, और उन्होंने भी काफी सारे बुक लिखे हैं, जैसे कि नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सब उनकी बुक है, हर्षवर्धन की बुक है। अब जो अगर आप लोगों ने 40वां वाला देखा, जो 40th वाला जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, अगर उसको आप लोगों ने कवर किया तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि थीम कैसे और जो एरिया है वो कहाँ से रिपीट कैसे हो रहा है वापस से। जो आपके ट्रेवलर्स हैं, ठीक है, जो आपके यात्री हैं, ये इनसे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, खासकर आपका जो प्राचीन भारत है और जो आपका मध्य भारत है, वहां से तो डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे हिनसेंग के बारे में पूछा गया, और उस अगर 40 वाला आप देखोगे तो वहां पे इत्सिंग के बारे में पूछा गया। तो हिनसेंग जो है वो पूछा जा रहा कि भारत समय सूती कपड़ों के उत्पादन के सबसे प्रसिद्ध नगर कौन थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में वाराणसी है, कांची है, पाटलिपुत्र है, मथुरा है। अब थोड़ी देर के लिए हो सकता है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ा है तो पाटलिपुत्र लगा दोगे, बट सूती कपड़ा तो आपको पाटलिपुत्र के लिए नहीं है। बट यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत कांची और बनारस में भी कंफ्यूजन हो सकता है, बट आंसर अभी के लिए याद रखना आप लोग, मथुरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और हाँ थोड़ा हिनसेंग के बारे में देख लेते हैं। हिनसेंग जो आपके हर्षवर्धन के समय काल में आते हैं। अब हर्षवर्धन का समय काल जो है वो 1606 से लेके 47 तक है। ये भारत में कब मतलब हिनसेंग आए हुए थे इनके समय पर, क्योंकि हिनसेंग जो इनके रिकॉर्ड में आपको नालंदा के बारे में, ठीक है, बिहार के बहुत सारे जो आपके जगहों के बारे में इनके बुक में लिखा हुआ है। इसके अलावा ये असम जाते हैं, ये पल्लव डायनेस्टी जो यहाँ पे कांचीपुरम है वहां पे भी जाते हैं। तो इनका रिकॉर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर भारत के जो प्राचीन इतिहास को समझना है, तो इसीलिए इनका नाम आप बहुत बार सुनोगे। और इन्होंने अगर बिहार के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो इसीलिए इनसे बहुत सारा क्वेश्चन आपको आगे एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करूंगा वहां पे भी आपको मिलेगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। अब ये किस चीज से बना हुआ ये पूछा गया, तो ये लकड़ी से बना हुआ। तो ये कुम्हरार का अगर आप लोगों ने सुना होगा पटना में है, और ये लकड़ी से बना हुआ था। बोला जाता है ये इसके बारे में जो है आपको इंडिका बुक जो है मेगास्थनीज की उसमें लिखा हुआ है। और अभी के लिए तो अब ये पूरे तरीके से बचा नहीं हुआ, बट जो कार्बन डेटिंग होता है उससे थ्रू पता चला था कि ये यहाँ पे कुछ लकड़ी का बहुत बड़ा महल जो है उसका अवशेष मिलता है। 6 क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो जाता है। अब नालंदा जो आपका महावीरा था, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी बोला जाता है। अब देखो 2 क्वेश्चन आता है, एक और इसके साथ साथ कुछ और चीजें मैं बताती जाती हूँ, एक्स्ट्रा चीजें। एक तो आता है तक्षशिला के बारे में, दूसरा आता है नालंदा। अगर आपको पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पुराना, ठीक है, विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कौन सा होगा, तो फिर आप आंसर करोगे तक्षशिला। और पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना कब होगा, कौन सा होगा, तो ये तो भारत में अब है नहीं, पाकिस्तान में है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा नालंदा। और नालंदा के बारे में एक और चीज याद रखना कि ये पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, मतलब ये पहला यूनिवर्सिटी था जहाँ पे बच्चों को रुकने के लिए और उनको रहने की जो है सुविधा दी जाती थी, ठीक है। तो नालंदा के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका पतन के बारे में पूछा जा रहा है कि किस तरह से पतन हुआ था, और ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ। तो इसको क्योंकि लगा के देखते कि क्योंकि महावीरा का राज्य के प्रश्रय मिलना बंद हो जाता है, ठीक है, पैट्रोनेज मिलना बंद हो जाता है। तो यही सही बात है कि अगर आप देखोगे 12वीं शताब्दी में जो है, क्योंकि इस टाइम पे आपका दिल्ली सल्तनत का बनना शुरू हो गया और बख्तियार खिलजी का जो अटैक है वो भी आपका हो चुका है। तो अब यहाँ पे इनको पेट्रोनेज जो नालंदा को मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी अगर आपको विश्वविद्यालय है, तो उसको जब तक पैसा नहीं मिलेगा, अनुदान नहीं मिलेगा, तो वो नहीं चल सकता। तो ये कॉमन सी चीज है, तो इसका आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। अब यहाँ पे अगर आप पहले भी मैंने आपको उसमें बताया हुआ था, पहले वाला अगर 40th वाला देखोगे तो उसमें भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होकर लोग दिल्ली टिक करेंगे, बट कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनका राजधानी कहाँ पर होता है, लाहौर होता है। और जो दिल्ली सल्तनत होता है वो अपना राजधानी जो है वो ट्रांसफर कब करती है,
इल्तुतमिश के टाइम पे करती है, और दिल्ली से कहाँ पे करती है, लाहौर से कहाँ पे करती है, दिल्ली करती है, ठीक है। तो पहले अगर पूछा गया ना कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये याद रखना राजधानी उनकी लाहौर ही होगी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में जिसकी जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। अलाउद्दीन से भी बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जफर खां। निम्नलिखित में से किन इतिहासकार ने, अब देखो यहाँ पे शाहजहां के शासन काल के मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, तो ये उस टाइम पे न्यूज था, उनका बुक आया हुआ था, इसलिए ये सवाल पूछ लिया गया। तो ऐसे सवाल में से अभी रिपीट होने का चांसेस नहीं है, बट याद रखना कि किन्होंने स्वर्ण काल बोला था, किसके, शाहजहां के काल को। तो ये एल श्रीवास्तव ने बोला था। अब उस टाइम पे ये बुक लिखा हुआ था, तो इसलिए आ गया क्वेश्चन। अब हुमायूं द्वारा लड़े गए चार, अब देखो युद्ध जो है ना, मैंने पहले भी बोला आपको, युद्ध 17वां यूपीएससी में भी बहुत सारा आपको युद्ध से सवाल आए थे। और जो आपका, अगर आप पीछे से जब भी सवाल उठा के देखोगे, तो बीपीएससी में बहुत सारे युद्ध से सवाल पूछेगा। अब देखो यहाँ पे आपको वापस से पूछा गया कि इनमें से तिथि अनुसार जो है उसको क्रोनोलॉजी बनाने के लिए आपको आता है कि उसको क्रम के अनुसार क्या करें, युद्ध स्थलों को या फिर जो भी जगह है उसको नीचे उसको मतलब क्रमबद्ध लिखने की कोशिश करे। तो ये हुमायूं का बैटल है, जिसमें देवरा पहला है, फिर ठीक है, चौसा है, उसके बाद कन्नौज है, फिर और सरहिंद है। अब थोड़े थोड़े सारे बैटल्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ईयर हो सकता है कि इस बार हो सकता है, या जब भी हो ईयर आपको वापस से पूछ दिया जाए। तो देवराय का युद्ध जो है, ठीक है, जौनपुर में होता है, यूपी में है की ओर, और अग्रसर हुमायूं की सेना और महमूद लोदी की सेना के बीच अगस्त में होता है, ठीक है। तो ये 1532 ईस्वी में हो रहा है। उसके बाद चौसा का युद्ध जो है ये जून में हो रहा है। ये 1539 में हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है, शेरशाह के साथ हो रहा है, ठीक है, गंगा नदी के किनारे तट पे हो रहा है। तो पहला आपका देवराय हो रहा है, चौसा आपका उसके बाद हो रहा है, और फिर उसके बाद कन्नौज जो है वो 1540 में होता है, और सरहिंद का युद्ध जो है वो 1555 में होता है। तो अगर आपको दिन नहीं याद है, 22 जून या फिर 26 जून, उतना नहीं होता, बट अगर आपको ईयर याद है, तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है, आएगा तो फिर ऐसा नहीं आएगा कि इस तरह से नहीं आएगा, आपको ईयर वाइज आ सकता है, साल के क्रम के हिसाब से दे देंगे और बोलेंगे इसको आप क्रमित उसको उस तरह से लगाने की कोशिश करें। तो देवराय का युद्ध हो गया आपका 1532, और चौसा का 1539, और कन्नौज का 1540, और 1555 में क्या होता है, सरहिंद का होता है। अब रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहाँ से प्राप्त किया था, ये शाह सूजा से किया था। अब शाह सूजा कौन थी, आप अफगानिस्तान से थी, ठीक है, अफगानिस्तान से थे। और यहाँ से, क्योंकि हमारे से जो आपका कोहिनूर जो था, देखो कोहिनूर की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, यहाँ पे तो नहीं हो सकता, बट शॉर्ट में बता देती हूँ कि कोहिनूर आपको मिला कहाँ से था, गोलकोंडा फोर्ट से मिला था। गोलकोंडा माइन है आपका, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पे है, हैदराबाद में। यहाँ से आपको कोहिनूर एग्जैक्टली इसी माइन से, इसी खदान से मिला हुआ था। और इसके बाद फिर आपका किसी राजा के वारंगल के पास था, उसके बाद फिर अलाउद्दीन के पास आता, फिर उसके बाद ये ट्रांसफर होते होते रहता है। तो लास्ट मतलब राजा रणजीत सिंह से जो है, मतलब एक तो कहाँ पे जाता था, राजा रणजीत सिंह से पहले ये नादिर शाह लेके लेके जाते हैं, जब आपका बैटल ऑफ पानीपत होता है, थर्ड वाला। लेकिन वापस से, क्योंकि अफगानिस्तान ही हो गया होता है, तो ये रणजीत सिंह वापस से लेके आते हैं। और रणजीत सिंह जब वापस लेके आते हैं, तो फिर आप देखोगे कि ये कैसे ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका 1857 से, अच्छा 1857, अभी अभी देखोगे तो राजा कुंवर सिंह के बारे में पूछा जाता है, बट उस टाइम पे पूछा गया कि ये कौन सा भाग अप्रभावित था। अब यहाँ पे प्रभावित नहीं देखा, पूछा जा रहा है अप्रभावित था, कहाँ पे इसका प्रभाव नहीं पड़ा था। तो दानापुर लिखा हुआ, पटना लिखा हुआ, आरा लिखा हुआ, मुजफ्फरपुर लिखा हुआ, मुंगेर लिखा हुआ। तो दानापुर आपको पता है, पटना भी आपको था, वहां पे भी आपको इसका असर पड़ा था। आरा से तो आपके राजा कुंवर जो कुंवर सिंह थे ही। मुजफ्फरपुर में भी क्या था, इसका असर पड़ा हुआ था, बट मुंगेर नहीं पड़ा था। तो इसका आंसर मुंगेर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वापस इसी तरह का सवाल आ सकता है, वहां पे अगर आपको याद है कि मुंगेर में नहीं हुआ था, तो एलिमिनेशन टेक्निक से, ठीक है, उसको आप बना सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर 1857 से देखो यहाँ पे पूछा गया था कि विद्रोह जो है किस कारण से असफल हुआ था, ठीक है। तो इसमें आप देखो, हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी तो नहीं थी इसमें, ये तो पहले नहीं होगी, कि आप देखोगे तो मौलवी जो आपके फैजाबाद से थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, खान बहादुर खान जैसे पर्सनैलिटी थे। अब हिंदू मुस्लिम की तो यूनिटी वहां पे दिख रही थी, तो ये कमी नहीं थी। यहाँ पे लिखा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, क्योंकि आपको सिंगल लीडर जो बात करते हैं हम, यूनाइटेड जो लीडरशिप की बात करते हैं, उसकी कमी वहां पे दिखी गई थी। अब ब्रह्म समाज से क्वेश्चन आया था, लेकिन इसमें आपका ऑप्शन गलत था, बट याद रखना आपको, ब्रह्म समाज आपको बना हुआ था, राजा राममोहन राय ने बनाया था। ये 20 अगस्त 1828 को बनाया गया था, ठीक है। और ये ब्रह्म समाज से आपको आगे भी देखो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा से
आत्म सभा के संस्थापक। अब देखो एक ही टॉपिक राजा राम मोहन राय से दो क्वेश्चन आपको एक साथ दिख गए, 1857 से एक साथ दो क्वेश्चन दिख गए। तो हिस्ट्री में ऐसा है कि एक टॉपिक को ऐसा नहीं है कि आप अब तो उस टाइम पे थोड़ा आपको वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आने के चांसेस होते हैं। तो जब भी आप पढ़ते हो तो उस टॉपिक को ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाओ, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो फिर आपको उस तरह से मेहनत करना पड़ेगा। तो आत्म सभा जो संस्थापक कौन है अपने, राजा राम मोहन रॉय है। हो सकता है कि आपको इसमें क्या पूछ दिया जाए कि ये बना कब था, या आपको पूछ दिया जाए कि पहला कौन सा था। तो आत्म सभा जो है आपका 1815 में बना हुआ है, और जो ब्रह्म समाज है 1828 में बना हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि ऑप्शन में आपको स्वामी दयानंद सरस्वती दिया है, तो ये आर्य समाज से रिलेटेड है। स्वामी विवेकानंद जो है आपके रामकृष्ण मिशन जो है उससे एसोसिएटेड है। और विंदो घोष जो है आपके उस, अगर आप देखोगे तो बंगाल विभाजन के बाद काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ढाका अनुशीलन समिति का नाम सुना होगा, तो वहां पे भी इनका रोल होता है। स्वामी विवेकानंद का जो रामकृष्ण मिशन था उसकी स्थापना कब की गई थी, इसमें ईयर गलत दिया हुआ, बट इसका अब देखो ऊपर में विवेकानंद ऑप्शन में थे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो 1897 में रामकृष्ण मिशन बना हुआ था। अब इनका एक और क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट जो आपका एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि इनका जो पार्लियामेंट्री जो था, ठीक है, जो शिकागो में जो सम्मेलन जहाँ पे उन्होंने भाषण दिया था वो कब दिया था। अब प्लीज मेरा लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ क्वेश्चन में जो आप लोगों को पूछती हूँ तो उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करो। इससे ये होगा कि आप जब उसके बारे में सर्च करने की कोशिश करोगे तो आपका ही उससे जो है यूज होने वाला है, वो इन्फॉर्मेशन एग्जाम में यूज होगा आपको। अब 19वीं शताब्दी के उत्तरवध नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, तो ये आपके स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो सहायक संधि जो अगर आपको याद होगा सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली लेके आता, तो पहला सवाल तो यही पूछ दिया जाएगा कि सब्सिडरी या सहायक संधि लाने वाला कौन था अंग्रेज। ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। और इसको स्वीकार करने वाला मराठा सरदार सबसे पहले पूछा जाएगा, तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय है। प्लीज यहाँ पे याद रखना, वहां पे हो सकता है आपको प्रथम डाल दिया जाए, प्रथम डाला जाएगा तो फिर क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये स्वीकार जो है 1802 में कर लेते हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय। और इस जो संधि होती है उसको ट्रीटी ऑफ बसीन बोला जाता है। ठीक है। अब जिसके अनुसार क्या होता है कि वो पूरी तरीके से अंग्रेज की जो सत्ता था वो उसको मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। अब द्वैत शासन प्रणाली अगर देखा जाए तो इसको लेके कौन आया था, रॉबर्ट क्लाइव। और इसको खत्म करने वाला कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से किस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, तो किसने इसको बनाया था मुस्लिम लीग, क्योंकि हमेशा आप लोग मुस्लिम लीग के बारे में सुनते हो कि मुस्लिम लीग जो अब खासकर मुस्लिम जब भी अगर ऑप्शन में यहाँ पे अ, हमेशा लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था। लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना किसने की थी तो यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे इससे एसोसिएटेड मेंबर बहुत सारे हैं। बट आपको ये याद रखना, क्योंकि ये आपको 69 या 68 वाले बीपीएससी में भी सही सवाल रिपीट हुआ था। तो इसको इस मुस्लिम लीग जो था वो बना ये कब था, 1906 में बना हुआ था शिमला में। ठीक है। अ, इस काफी सारा सपोर्ट मिला था किससे, जो आपके ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया था। और जो ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खान, उनका क्या था, लीडरशिप मिला हुआ था। और 1906 में ही इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किसको किया गया था, तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस को। और यहाँ पे अगर आपको याद हो तो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो संघर्ष देखा जाता है, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है, ठीक है, वो देखने को यहाँ पे मिलता है। रॉलेट एक्ट का भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था, क्यों, इसका क्या लक्ष्य था। देखो अब रॉलेट एक्ट जो है आपको आता है 1919 में। ठीक है। अब ये 1919 में लाया जाता है रॉलेट एक्ट, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो चुका है। ठीक है। खेड़ा हो चुका है, अहमदाबाद हो चुका है। तो और भी जो छोटे छोटे लेवल पे आपको क्योंकि वर्ल्ड वॉर का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन जो ओवर हुआ है, तो ब्रिटेन जो ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था और उसको लग रहा था कि इंडिया में भी जो आपको वॉर जैसे सिचुएशन ना बन जाए। ठीक है। क्योंकि नेशनल राष्ट्रीय आंदोलन जो वो भी शुरू हो चुका था। तो उन सारी चीजों को दमन करने के लिए, उन सारी चीजों को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, तरह तरह की नीतियां अपनाने की कोशिश कर रहे थे। जिसमें से एक नीति जो था आपका वो रॉलेट एक्ट के फॉर्म में आता है। अब इस रॉलेट एक्ट में क्या होता है कि 2 साल के लिए क्या किया जाता है, किसी भी इंसान को, ठीक है, किसी भी इंसान को अरेस्ट किया जाएगा और उसको विदाउट ट्रायल, ठीक है, उसको बताया नहीं जाएगा कि किस चीज के लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है, और 2 साल के लिए उसको जेल में रखा जा सकता है। और ये इतना खतरनाक इसका जो पारित किया गया था, तो इसका अपोजिशन जो है
जो इंडियंस मेंबर्स थे, ठीक है, उन्होंने किया था। उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज किया था, बट इन्होंने क्या करवा दिया था, पास करवा दिया था। और इसी के विरोध में अगर आपको याद हो तो जालियांवाला बाग होता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को जो हिस्ट्री में बहुत सारे इवेंट जो है वो एक दूसरे से क्या है, मिले जुले हुए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता को सीमित करना था उनको। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था, ठीक है। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, इस पे क्या हो जाता था, ये असफल हुआ था। और ये हुआ कब था, 1932 में हुआ था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। अब क्विट इंडिया मूवमेंट अगर आपको याद होगा, भारत छोड़ो 1942, जिसमें डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया गया था। तो इसमें इसके बाद क्या होता ना कि अब एक बार यूपीएससी में भी सवाल पूछा गया था कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट थे उसको गांधी जी ने लीड किया था, या इस तरह के सवाल आए थे। उस टाइम में कोई लीडर था ही नहीं, ठीक है। ये आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि जब भी ये आपको पारित होता है 8 अगस्त को, जब डिक्लेयर किया जाता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरह के आंदोलन चलाने वाले हैं, तो जब ये अंग्रेज को खबर लगती है तो इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लेते हैं। इवन महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लेते हैं। और अरेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, जो गांधी जी को कौन से जेल में भेजते हैं, आगा खां पैलेस में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसी महल में, अब इसी यहीं पे क्या होता है ना, जहाँ पे इनको अरेस्ट किया गया था और जहाँ पे रखा गया था महात्मा गांधी 1944 तक, अब यहीं पे इनकी पत्नी जो कस्तूरबा गांधी थी उनका भी निधन यहीं पे हुआ था। तो ये याद रखना कि आपको भारत छोड़ो आंदोलन में जो है वो आपको लीडर्स बहुत सारे दिखेंगे, बट वो जो मास लीडर की बात करते हैं, सिंगल लीडरशिप की बात करते हैं, वो आपको बहुत कम देखने को मिलता है। और इसका जो है भारत छोड़ो आंदोलन का बिहार पे बहुत 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 प्रभाव पड़ा हुआ था। और इसी में आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि सियाराम दल जैसे चीजें बनी हुई थी, जो कि आपका बीपीएससी पूछ चुका है इस तरह के सवाल। बारदोली सत्याग्रह का जो है उसको लीडरशिप किसने दिया था, 25 क्वेश्चन है आपका। तो इसको लीडरशिप दिया था वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और इसी में बोला जाता है कि बारदोली सत्याग्रह आपका हुआ कब था, 1928, और ये सफल हुआ था। इसमें महिलाओं ने इनको जो है सरदार का, ठीक है, सरदार का उपाधि दिया हुआ था। अब कुछ लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी ने दिया था, लेकिन बोला जाता है कि वहां पे जब उन्होंने बहुत अच्छे से लीड किया था, तो इस चीज के लिए जो है महिलाओं को क्या किया था, उनको सम्मानित किया था। अब इसमें क्या था ना कि जो है बहुत ज्यादा टैक्स मांगे जा रहे थे, बहुत ज्यादा वृद्धि कर दिया गया था। तो उस चीज को मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा समस्या फेस करना पड़ा था वहां के लोगों को, तो इसी के विरोध में था आपका बारडोली आपका गुजरात में। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह के आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, ठीक है। राजकोट सत्याग्रह, क्योंकि ये आपका गुजरात में, तो यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया, अब यहाँ नहीं लिया है तो ये याद रखना। खेड़ा मैंने पहले ही बोला 1918 में हो रहा है, यहाँ पे भी थे। असहयोग आंदोलन, तो इसमें तो गांधी जी थे ही। तो वाइकोम जो है, ठीक है, वाइकोम सत्याग्रह में उन्होंने नहीं लिया था, डायरेक्ट रूप से नहीं लिया था, लेकिन अपना ये क्योंकि एनसीएम के टाइम पे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम पे ही हो रहा था, डायरेक्ट नहीं लिया था। ये वाइकोम जो है आपका कब हुआ था, 1924 से 25 के बीच में है। अब इसी बीच में महात्मा गांधी क्या हो चुके थे, अरेस्ट हो चुके थे। अब इसमें खासकर जो आपका समाज की जो कुरीतियां हैं, ठीक है, अनटचेबिलिटी जैसी समस्या है, या फिर आपको जो वर्ण व्यवस्था की जो समस्या है, या फिर जो जिस तरह की भी समाज की जो दलित की जो स्थिति थी, या मंदिर में प्रवेश नहीं करने देने की बात थी, उन सारी चीजों पे क्या किया गया था, इसको इस वाइकोम सत्याग्रह को स्टार्ट किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे, कौन से अधिक में सबसे ज्यादा हुआ था। अब देखो भारत छोड़ो, वापस मैंने बोला ना कि एक टॉपिक के साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन अटैच आपको आ रहे हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन से ऊपर अपने महात्मा गांधी के बारे में देखा, अब यहाँ पे वापस से पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि कौन कौन से जहाँ पे दंगे का प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो बिहार में था, ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे दंगे होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो है वो निर्मम हत्या भी की जाती है। और उसके बाद यहाँ पे संयुक्त प्रांत है, यूपी वाला जो एरिया है वहां पे होता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें कुछ बुक्स लिखे हुए हैं कि ये बुक जो है वो किन के द्वारा जो है वो लिखा गया। अब ये बुक्स आपके उस टाइम पे आए हुए थे, ठीक है। तो बुक से भी आप देख रहे हो कि हिस्ट्री में ऐसा नहीं कि बस आपको ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि आप आराम से बता दोगे। अब अगर ठीक है, यहाँ पे आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ अगर आपको पता है तो इसका आंसर क्या होगा। अब आनंद मठ तो बीपीएससी का ऑल टाइम फेवरेट है। अब देखो इसी क्वेश्चन में आप देखोगे आनंद मठ से एक और सवाल पूछा गया। तो आनंद मठ बुक जो है वो कब किसने लिखा हुआ है, बंकिम चंद्र ने लिखा है, ठीक है। तो सी का आपका क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो सी का 6 कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो फिर आंसर आपका अपने आप निकल गया। तो इसीलिए एक दो बुक ऐसे है कि जिसका नाम अगर आप याद रखते हो तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर भी मैं बाकी बुक का भी नाम बता देती हूँ। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, ये आपका लिखा है किन्होंने, ताराचंद ने लिखा है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ठीक है, के दत्त ने लिखा है। आनंद मठ बंकिम चंद्र ने लिखा है।
प्रीसेप्ट्स ऑफ जस्टिस, ये बुक भी आपको 2-3 बार पूछा गया। ये राजा राम मोहन रॉय ने लिखा है। इंडियन मुस्लिम, ये आपको हंटर ने लिखा हुआ, ये याद रखना। 1923 से 28 के बीच में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यवाद की पुनर्वृत्ति का कारण क्या था? तो इसका कारण था गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थापना। सर्वे, अब जो सीडीएम मूवमेंट हुआ था आपका, सिविल डिसोबीडियंस की असफलता के बाद गांधी जी ने क्या महत्व दिया था, क्या बोला था? रचनात्मक कार्यक्रम को, जो भी आपका जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम बोले जाते हैं, जिसमें उन्होंने बात किया था कि किस तरह से आप समाज को सुधार सकते हैं, समाज के लिए क्या क्या काम किया जा सकता है। तो ये आप उसके बाद गांधी जी उस तरफ वो करना जो आपका चाहे दलितों का समस्या था, उन सारी चीजों पर उन्होंने क्या किया था, ध्यान केंद्रित किया था। स्वतंत्र भारत का अंतिम, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, किसको माना जाता है? तो वो था आपके श्री राजगोपालाचारी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर पर नेता की पहचान किस संदर्भ में मिलती है? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने, ठीक है, उनको उनको भी जेल भेजा गया था, ये ठीक है। भू आंदोलन में भी उनका रोल था, बट उनको एक राष्ट्रीय नेता का जो दर्जा वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जब दल की स्थापना करते तब उनको मिलता है। नोआखाली में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये थे आपके प्यारे लाल, ठीक है। अब नोआखाली जो है आपका, जो 1946 में आपका क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें वो बोलते हैं कि डायरेक्टली वो क्या करेंगे, पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं। और इसके वजह से बहुत ज्यादा हिंसा होता है, इतना हिंसा होता है कि काफी सारे लोगों की हत्या हो जाती है। नोआखाली अगर प्रेजेंट डे में पूछा जाए कहाँ पे, तो ये बांग्लादेश में है, ठीक है। तो काफी लोगों की हिंसा, मतलब हिंसात्मक तरीके से उनकी हत्या की जाती है। तो इस चीज को रोकने के लिए जो है वहां के लोगों ने अपील किया होता है कि गांधी जी को वहां पे जाना चाहिए। तो गांधी जी जब जाते हैं तो वहां के लोगों से बात करते हैं, और कुछ हद तक बोला जाता है कि सिचुएशन कंट्रोल में आता है। करो या मरो, देखो आप किससे किन से संबंधित है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन में आपके महात्मा गांधी दिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना आपको हुआ था 1913 में हुआ था। और ये आपको अगर याद होगा तो पहला जो वर्ल्ड वॉर होने वाला था, वैसे सिचुएशन बन रहा था पहले से। और यहाँ पे इसके जो लीडरशिप है सरदार मोहन सिंह होते भाखना ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो सोहन सिंह भाखना है। और ये बनता कहाँ है? फ्रांसिस्को अमेरिका में बनाया गया था गदर पार्टी 1913 में। होम रूल से आपको हर साल 1-2 साल अल्टरनेटिव करके कोई क्वेश्चन आता ही है आज तक। होम रूल आंदोलन में भारत के स्वतंत्र संग्राम को एक नए चरण के आरंभ का तक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने देश को सामने जो आपका स्व शासन की एक ठोस योजना रखी थी। 1900 होम रूल कब आया था आपको? 1916 में इसका स्टार्ट हुआ था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक किससे रिलेटेड थे? चेरापूंजी कहाँ पे? आपका चेरापूंजी आपका मेघालय राज्य में है, जो कि जहाँ पे माना जाता है कि सबसे ज्यादा बारिश होता है। विदर्भ आपका बहुत ज्यादा न्यूज में था उस टाइम पे, और अभी भी रहता है। विदर्भ आपका वैसे पार्ट किसका? महाराष्ट्र का अंग है। उसका बी आंसर हो जाएगा। गंगा के मैदान में पुरानी जो अक्षरी मिट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। और ये कहाँ तक फैला हो ये भी याद रखना आप लोग। 8 से लेकर 16 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित हुई है, कैसे हुई है? तो ये आपका पेलेजोइक एरा में हुआ था। तो एरा भी आपको ज्योग्राफी में पूछा जाता है, कौन सा एरा है, सेनोजोइक है, पेलेजोइक है, ठीक है। पटना का स्थानीय समय क्या है? भारत के मानक समय से आगे है, ठीक है। क्योंकि हम लोग, अगर आप देखोगे तो ये इधर वाला एरिया है, तो ये ईस्टर्न साइड में जब आता है तो ईस्टर्न साइड में क्या होता है कि टाइम आपका आगे होता है। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो इधर क्या होता है, टाइम घटते जाता है। तभी 2 घंटे का डिफरेंस जो है आपका अरुणाचल और गुजरात के बीच में। और इसीलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। भारत में कौन सी सफल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है फसल, ठीक है। अब यहाँ उस टाइम पे तो क्या था आपका आंसर? राइस था। और अभी भी देखोगे तो राइस ही आपका इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे जूट के बारे में पूछा जाए कि जूट सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये 1996 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम के हिसाब से अभी भी देखोगे तो जूट सबसे ज्यादा आपको वेस्ट बंगाल में ही होता है। भद्रावती, ठीक है, इस्पात जो है भद्रावती इस्पात
किस नदी पे स्थित है, तो ये भद्रवती नदी पे ही होगा। तो इस तरह के डैम्स वाले प्रोजेक्ट सब जो आ रहे हैं, बहुत सारे डैम प्रोजेक्ट इस बार भी आए, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप करंट अफेयर वाले जो सीरीज है उसको फॉलो करने की कोशिश करो। तो ज्योग्राफी में जो भी आपके करंट अफेयर रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पे मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगी। कपास उद्योग जिन 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 कच्चे मालों पर आश्रित होते हैं वो होता है भार आस मूलक। निम्नलिखित स्रोत में से किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? ठीक है, यहाँ पे तापीय लिखा है, थर्मल पावर प्लांट लिखा है, ठीक है। बट अभी इसका चेंज हुआ है क्योंकि ये हमें ये सारी चीजें आपका इकोनॉमिक्स और बजट से रिलेटेड जहाँ पे आपको हर साल अपडेट होता है, तो वहाँ के हिसाब से देखना पड़ेगा क्योंकि हम कहीं ना कहीं कार्बन इमिशन कम करने की बात कर रहे हैं। सौरमंडल में सर्वाधिक गर्म, सबसे गर्म कौन सा बोला जाता है? वो आपका शुक्र को बोला जाता है, इसी को वीनस भी बोला जाता है। पृथ्वी की सूर्य के परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, अब देखो यहाँ पे ना 365 लिखा है, उस टाइम पे तो उसके लिए तो थोड़ा उस टाइम के हिसाब से डिफिकल्ट हो जाएगा। 365 देख के इंसान आंख बंद करके टिक कर दे, बट इसका आंसर क्या होगा? 365.25। तभी 4 साल जो है, 4 साल के बाद जब पॉइंट पॉइंट सारे ऐड होते हैं तो आपका क्या हो जाता है? 100 एक फिर हो जाएगा, तो फिर तभी तो हो जाता 366 जो लीप ईयर होता है उसमें। पृथ्वी पर घने वन कहाँ पे मिलते हैं? तो ये आपका जो इक्वेटर है वहां पे सबसे ज्यादा मिलता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को उल्लंघित करते हैं, कौन करता है? सप्तऋषि। विश्व का डेल्टा जो है, ठीक है, बृहत्तम डेल्टा जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है इसको। ये अगेन आपका 73 बीपीएससी देखोगे तो वहां पे पूछा हुआ एंडीज माउंटेन से। तो साउथ अफ्रीका, जब मैंने करंट अफेयर बताया, प्लीज प्लीज उसको जाके साउथ अमेरिका वाले जो मैंने पॉइंट को डिस्कस किया वहां पे पढ़ लेना आप लोग। साउथ अमेरिका और अमेरिका से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं ज्योग्राफी में। तो ये पूछा गया सबसे लंबा कौन सा श्रृंखला कौन सा एंडीज माउंटेन है। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया सबसे लंबा उसका पिक कौन सा है, तो फिर माउंट एवरेस्ट हिमालय हो जाता है। पृथ्वी में जो मरुभूमि है, जो डेजर्ट है, वो आपको कहाँ पे मिलता है सबसे ज्यादा? तो वो आपको 23 डिग्री जो अक्षांश है, ठीक है, जो जो लाइन पास करता है आपका, वहीं पे आपको सबसे ज्यादा लैटिट्यूड पे 23 डिग्री लैटिट्यूड पे सबसे ज्यादा मिलता है। क्योंकि इसके ज्योग्राफी है, इसके पीछे बहुत बड़ा जो ज्योग्राफिकल रीजन है। अगर आप देखो तो ये इक्वेटर है, इसके आसपास आपको 23 डिग्री है, ये आपका 0 डिग्री हो गया। अब इसी वाले एरिया के आस ये वाला जो एरिया इधर, इसके आसपास आपको डेजर्ट मिलेगा। डेजर्ट इसके आसपास क्यों मिलेगा? मल्टीपल रीजंस होते हैं उसके, लेकिन एक रीजन याद रखना, कोल्ड करंट जो होते हैं उसकी वजह से ये आपका डेजर्ट बनता है। पृथ्वी की सतह का भाग, अब कितने भाग पे पानी है, ठीक है, तो इसका 2/3 है, 70%। पृथ्वी की सतह से ओजोन का परत, जो ओजोन लेयर है वो कितना कितना दूरी पे है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर गलत था, इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ था, लेकिन अभी के लिए अगर देखोगे तो ये 10 से 50 के ऊंचे है, ठीक है, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर में माना जाता है। जनसंख्या घनत्व पे अब बिहार का देखो, अभी इसमें क्वेश्चन में आपको बहुत सारा डाउट होगा। तो अभी हम लोग अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से चले कि क्या था, तो इसके हिसाब से ये तो 1996, तो इसका आंसर कुछ और है, बट अभी के लिए दिखाया जा रहा है कि भारत के हिसाब से जो है आपका सिर से सबसे ऊपर स्थान पे माना, घनत्व बोल रही हूँ मैं, ठीक है, पॉपुलेशन रैंक नहीं बोल रही, घनत्व डेंसिटी होता है, ठीक है, तो डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो बिहार को टॉप पे माना जा रहा है। बट अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो उसका रैंक जो है वो डिफर कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो नया आपका सेंसस आएगा उस हिसाब से, तो ये थोड़ा डाइसी क्वेश्चन हो जाता, तो इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि आयोग खुद नहीं चाहता कि इस तरह के सवाल देके वो अपने लिए और डाउट क्रिएट करवाए। तो अगर कम सबसे कम पूछा जाएगा तो इसमें भी चेंजेस आ गए हैं। तो इन सारी चीज़ों पे नहीं जाना क्योंकि अभी डेटा जो नया डेटा आएगा, जो आपका नया सेंसस आएगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। तो बिहार और ग्रामीण जनसंख्या में क्या अनुपात है, क्या रेशियो है? अभी के लिए देखा जाए तो ये आपका अनुपात जो है वो 18:11 वाला है। अभी भी आपके जो 89% लोग जो है वो कहाँ पे रह रहे हैं? गांव में रह रहे हैं, और 11% ही अब लोग आपके जो है शहर शहर में रह रहे हैं। ये अगेन आपका उस टाइम सवाल है तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब भारत के संविधान सभा द्वारा अलंकृत किया गया था, कब किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया था। अब इस क्वेश्चन में अगर 26 जनवरी 1950 हो जाता तो थोड़ा डाउट और हो जाता।
तो याद रखना कि 26 नवंबर को ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, आपका संविधान जो है बन के पूरे तरीके से तैयार हुआ था। संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा हुआ था। और ये अगेन एक और सवाल है कि जो कि आपको पूछा गया है कि कितनी सारी महिलाएं जो थी इसमें संविधान सभा में होती हैं। तो यहाँ पे 8 महिलाओं के सदस्यता की बात की गई, लेकिन उसमें आप देखोगे तो कहीं कहीं आपको 15 महिलाओं के बारे में दिया होता है। तो प्लीज इन सारी चीजों से आप थोड़ा अपडेटेड रहो। यहाँ पे आपको डीपीएसपी जो है उसके बारे में और फंडामेंटल राइट्स, तो नीति निर्देश और मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया कि इसमें क्या नहीं है। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो है आपका डी होगा, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि जो दिशा निर्देश जो बात कर रहे हो आप लोग, जो डीपीएसपी की बात कर रहे हो, तो उसमें भी तो चेंजेस किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार दोनों में चेंजेस किए जा सकते हैं, बट वही है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका वो क्या नहीं होना चाहिए, चैलेंज नहीं होना चाहिए। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कैसे नहीं की जा सकती? अब यहाँ पे जन्म द्वारा हो सकता है, ठीक है, देशनीय कारण से हो सकता है, या फिर आपके किसी भूभाग में सम्मेलन, अगर आपको कोई कोई एरिया जिसको इंडिया ने कैप्चर कर लिया, वहां के लोग को भी सिटीजनशिप तो दे दिया जाएगा। अब ये फोर्थ रीजन तो वैसे भी आप कॉमन सेंस लगा कर सकते हो कि भारत में अगर किसी बैंक में पैसा जमा कर दोगे तो उससे आपको नागरिकता थोड़ी मिल जाएगी। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है। अब मौलिक अधिकार जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कब आया था? तो वो आपका 42nd संशोधन से आया हुआ था। स्वर्ण सिंह जो आपके उनके टाइम पे आया हुआ था, इसी उन्होंने सिफारिश की थी इस चीज की, और 1976 के आसपास आता है। जब आया था तब इसमें 10 ही आपके मूल कर्तव्यों के बारे में बात किया गया था, बट 11 है अभी। आपका जो 89th अमेंडमेंट हुआ था उससे उसको ऐड किया गया था। और इसमें एजुकेशन के बारे में, जो आपका शिक्षा है, उसको ऐड किया गया था कि शिक्षा जो है वो होना चाहिए सबको, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो ये आपके 12 किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। और आप लोग, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ साहित्य से, कला से, विज्ञान से, सामाजिक सेवा से। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त होता है कि वह क्या नहीं कर सकते? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते। ये बहुत ही बहुत बहुत ट्रिकी काम होता है। इसको इतना इजी नहीं होता कि आप किसी भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसे रिमूव कर दो। उसके रिमूवल प्रोसेस जो है वो बहुत लेंदी होता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस। ऐसे नहीं कर सकते। तो ये आपका इसका आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन का। अब मंत्रिमंडल शब्द जो है, देखो ये वाला सवाल तो यूपीएससी का भी बहुत फेवरेट, कि ये जो वर्ड है वो कहाँ पे यूज किया गया, ये वर्ड कहाँ पे नहीं यूज किया गया। तो मंत्रिमंडल शब्द जो है ना उसका कितने बार, अब तो ये भी पूछा जा सकता है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ऐसे स्टेटमेंट डाल दिया जाएगा, बट आपको देखा जाए तो ये यूज किया गया है। अनुच्छेद 352 में किया गया, जो कि इमरजेंसी से आपका रिलेटेड है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधायक में सम्मिलित कौन कौन से हैं? ठीक है, ये आपके राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां जहां इसका अस्तित्व है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर 40वां वाला आप देखोगे तो वहां पे पूछा गया था कि राज्यसभा को, मतलब यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट डाल के सवाल पूछा गया, तो यहाँ पे पूछा था क्यों कहा जाता है, तो ये क्योंकि कभी खत्म नहीं होता, ये परमानेंट हाउस होता है, ठीक है। संघीय जो मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी, ये इतने बार सवाल पूछा गया, कोई भी स्टेट पीसीएस का उठाओगे तो आपको पूछा जाता है वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, उनका उत्तरदायी किसके प्रति होता है? जो मंत्री परिषद होते हैं। तो जो मंत्री परिषद है, क्योंकि ये निर्वाचित होके जाते हैं, तो ये लोकसभा को ही होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको अब कुछ कहीं कहीं आप देखोगे लोकसभा नहीं रहता है, तो फिर अगर लोकसभा नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? संसद कर सकते हो, नहीं है तब। अगर है लोकसभा तो इसका आंसर आपका लोकसभा ही होगा। आम चुनाव मतदान आयु जो आपका पहले, क्योंकि अगर देखा जाए आजादी के बाद, तो जो आपका वोटिंग राइट था, जो वोटिंग एज था, चुनाव जो देने का, चुनाव में आपको मतदान देने का जो आयु था वो 21 साल था। उसको घटाकर 18 किया गया था। कौन से संशोधन से किया गया था? 61 से किया गया था। और ये कब हुआ था, कौन से ईयर में आया था आपका? ये आपका संशोधन 1988 में आया था। और इसके साथ साथ एक दो और संशोधन है जिसको देख लेते हैं। 62 संशोधन जो है आपका अनुसूचित जनजाति से आरक्षण से रिलेटेड है। 71 वाला जो है आपका 1992 में आ रहा है, ठीक है। और इस 8वीं अनुसूची जो कोंकण, ये भी आपका सवाल आ चुका है, जो भाषा से रिलेटेड है अनुसूची, ठीक है, उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है, भारत की राष्ट्रीय भाषा से है, अनुसूचित जनजाति से है, न्याय। तो इसका आंसर आपका दल बदल विरोधी कानून से होगा। और ये आपका 10वां
जो अनुसूची है उसके बारे में। अब ये 10वां अनुसूची आपका पूरा साल न्यूज़ में चल रहा था, ठीक है? तो अगर पूरा साल न्यूज़ में चलता है तो उससे आपको सवाल बनने के बहुत-बहुत चांसेस फिर से बन जाते हैं, और ये 10वां अनुसूची जो है वो 52 में संशोधन से आया था, 1985 में आया था। जिसमें ये था कि आप जो है अपना दल-बदल इस तरह से नहीं कर, उसके कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए हुए थे। बाकी अनुसूची भी थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लेते हैं एक साथ। तो पहला अनुसूची जो है उसके वो उसके अंदर क्या है कि आपको स्टेट और यूटी के बारे में बात किया गया है। दूसरा जो है उसमें किस तरह के प्रिविलेज, किस तरह के जो है प्रिविलेज दिए जा सकते हैं प्रेसिडेंट को, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया। थर्ड वाले में ओथ एंड अफ़र्मेशन के बारे में बात किया कि आप जब आप क्या करोगे, निर्वाचित होते हो और फिर उसके बाद जब आप मंत्री बनते हो, तो आपको कौन-कौन से ओथ, किस तरह से ओथ लेने जाते हैं, वो उन सारी चीज़ों के बारे में। फोर्थ वाला जो है वो राज्यसभा के सीट के बारे में बात किया गया। फिफ्थ में जो है वो 10 जो आपके राज्य हैं, जो जहाँ पे आपके क्या है जनजाति है, उनके बारे में बात किया गया। सिक्स्थ में जो है वो 4 स्टेट के बारे में बात किया गया। 4 कौन से स्टेट है वो चीज़ आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिखोगे। फोर्थ जो है वो डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात किया कि आप जो भी लिस्ट है, जो अनुसूची है, उन सारी चीज़ों के जैसे कि स्टेट लिस्ट क्या होता है, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, इन डिवीजन ऑफ पावर के बारे में सेवंथ वाले में बात किया है। 8 में आपका क्या क्या है, लैंग्वेज के बारे में, जो शेड्यूल लैंग्वेज है, जो कि इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, और कितने शेड्यूल लैंग्वेज है वो भी आप लोग लिखोगे। नाइन्थ वाला जो लैंड रिफॉर्म्स जो है, इसको चैलेंज पहले नहीं किया जा सकता, बट आप चैलेंज किया जा सकता है। 10th वाले में आपका क्या है, यही दल बदल वाला बात जो मैंने बोला वो है। 11th शेड्यूल जो अनुसूची है उसमें लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात किया गया है, पंचायत के बारे में बात किया है। और 12th वाले में जो है वो 12th में आपका क्या है, अर्बन शहरीकरण, जो आपके लोकल बॉडीज हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनके बारे में बात किया गया। तो इसके साथ सारे अनुसूची आपके एक साथ रिवाइज हो जाएंगे। अब देखो, अनुसूची से तो आ गया सवाल। अब संशोधन से, अब संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी संशोधन से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, कोई भी एग्जाम अगर उठा के आप देख लोगे तो 73 संशोधन जो है वो किसका प्रावधान है, तो ये पंचायत चुनाव की विधि में परिवर्तन के बारे में बात किया गया था। भारत में आर्थिक विभाग क्या, कौन-सा ऐसा चीज़ है जो कि अवरोध करता है? देखो, ये सब इस तरह के सवाल अभी नहीं आते। हाँ, ये अंत्योदय, अब स्कीम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये तो नहीं आएगा वापस से। अभी आपके रिसेंट स्कीम्स हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है, वो थोड़ा पढ़ के आप जा सकते हो। और वो भी नहीं कि आप ऊपर-ऊपर से कौन-सा स्कीम कौन से रिलेटेड, थोड़ा उसके स्टेटमेंट देख सकते हो। अगर यूपीएससी का इस बार सवाल आपने देखा होगा तो डायरेक्ट पीआईबी से उन्होंने वहाँ से फ्रेम करके क्वेश्चन स्टेटमेंट डाल दिया था। तो प्लीज़, अगर चाहते हो कि वो सवाल सब भी आपके बने, तो करंट अफेयर वाले सीरीज़ को आप लोग अच्छे से फॉलो करो। अब यहाँ पे भारतीय योजना आयोग के पदेन एक्स ऑफिसियो किनको माना जाता है, तो ये प्रधानमंत्री को माना जाता है। योजना आयोग का स्वरूप क्या है, यहाँ पे तो ये चीज, आप योजना आयोग, तो आप योजना आयोग से बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते, क्योंकि आपका नीति आयोग उससे रिप्लेस, उसको रिप्लेस कर चुका, तो वहां से इस तरह के सवाल आएंगे नहीं। अब एलआईसी से क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि एलआईसी उस टाइम पे न्यूज में, तो जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में होते हैं उन सारी चीजों पे पूरा पूरा ध्यान रखना जरूरी होता है। ये अगेन आपके इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन है, और यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है कि एनक जो है उसके लेंस में शक्ति +2 डायोप्टर को, इसको फोकस में दूरी होगी, कितनी दूरी होगी, तो ये 50 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। भारी पानी वह पानी है, कौन सा पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटेप ले लेते हैं, ठीक है, D2O जिसको बोलते हैं। ठंड के दिनों में लोहा के घटक को और लकड़ी के घटकों को प्राप्त काल छुए तो लोहे का घटक ठंडा लगता है, क्यों लगता है, तो ये आपका लकड़ी की तुलना में लोहा में उष्ण का अच्छा चालक माना जाता है, गुड कंडक्टर उसको माना जाता है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, अब देखो उस टाइम पे तो ठीक है, ये पूछा गया, आंसर कर दिया आप लोगों ने, नाइट्रोजन। बट यहाँ पे आपको बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज याद है, ऑक्सीजन का भी याद है। अब क्या होगा, कंफ्यूजन आपको आर्गन और किसके बीच में हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में हो सकता है। अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है आपको, ठीक है, तो दिमाग में यही आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा आपका एटमॉस्फेयर में, बट ये आपका बहुत ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा आपका क्या आर्गन है, ये याद रखने की जरूरत पड़ेगी आपको, तो ये याद रखना पड़ेगा। इवन आपको जो है इस तरह की परसेंटेज आपको नहीं भी याद है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि किसका कितना है, मात्रा कितना है। सौर मंडल से काफी, सोलर सिस्टम से काफी सारे क्वेश्चन है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये आपका बृहस्पति है। तापमान के बारे में पूछा गया, मानव जो सेल्सियस में अगर देखा जाए तो मानव का तापमान क्या होता है, तो 36.9 डिग्री होता है, और फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 होता है। अब जो परमाणु होते हैं, ठीक है, परमाणु
जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, क्या क्या चीज होता है, तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। मच्छर भगाने के लिए कौन सी दवाई, तो उस टाइम भी ये आपको आया होगा, तो ये इसलिए न्यूज में, तो अभी अगर आपको याद है तो वोल्वोचिया करके आपको कुछ आया हुआ था क्वेश्चन यूपीएससी में, तो इस तरह से वो करंट अफेयर में जो चीजें रहती हैं उनको बहुत बहुत दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। परमाणु के नाभिक का आइसोटोप जो है वो क्या हो सकता है, तो प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। अब 20 वर्ष की आयु है, ठीक है, तो मानव के शरीर में कितनी, अब यहाँ पे जानबूझ के इस तरह के सवाल देंगे तो यहाँ पे हो सकता है आपको लगेगा 300 हो जाएगा, बट इसका आंसर 206 ही होगा। लेकिन 300 कब होता है, जब शिशु होता है, जो बच्चा शिशु अवस्था में, तो उनमें 300 हड्डियां पाई जाती है। और सबसे बड़ी अगर आपको पूछा जाए तो कौन सा होता है, फीमर होता है। बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो उस टाइम से अब की 1996 का क्वेश्चन है, बट अगर अभी के लिए देखोगे तो आपको सबसे कम अगर पूछा जाए तो शेखपुरा में है, और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो पटना में है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, किसने बनाया था प्रांतीय, तो शेरशाह ने बनाए थे। शेरशाह पे मैं अलग से आपको, क्योंकि बिहार स्पेशल वाला भी चीज में कवर करवाऊंगी, तो वहां पे मैं इन सारी चीजों को डील करूंगी। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्ण आघात से पीड़ित क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें जो केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए, ठीक है। अब साइंस और टेक का अगर आप देखोगे तो इस तरह के सवाल उस टाइम पे पूछे जाते थे, अभी तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो इसमें पूछा जाए कौन सा कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है, तो कॉटन जो है वो कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं माना जाता है। फास्ट, ठीक है, कॉटन है, बेसिक है, सी है, सी प्लस प्लस या जावा अगर आपको देखा जाए तो वो भी है, बट इसका आंसर कौन सा नहीं होगा, फास्ट नहीं होगा, ठीक है। अब एचआईवी से पूछा गया कि ये किससे होता है, तो एड्स, ठीक है। एचआईवी वायरस है और इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, एड्स होते हैं। अभी उस टाइम में झारखंड का पार्ट था, तो इसलिए झारखंड से बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, खनिज से, झारखंड के खनिज से बहुत सारे सवाल मिलेंगे, तो अभी छोटा नागपुर, ये प्लीज याद रखना, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था, तो ये 1908 में हुआ था। ये अगेन इससे सवाल आपके पूछे गए, जहाँ पे जो है जो कि आदिवासी थे वहां के, उनको उनके जो अधिकार देने की बात की गई थी। बिहार में उद्योग वित्तीय सहायता प्रदान के प्रमुख वित्तीय कौन सा है, संस्था कौन सा है, तो बिहार राज्य वित्त। तो यहाँ पे कौन सा विश्व बैंक तो होगा नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं होगा, विश्व कॉमन ये कौन सा लगता है। सबसे ज्यादा सोना 17वीं शताब्दी, अभी का नहीं पूछ रहा कहाँ पे मिल रहा था, तो ये पटना इसका आंसर होगा। बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपका 1882 में किया गया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, तो ये आपका 1936 में हुआ। और लास्ट अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो बर्मा के बारे में पूछा गया था कि बर्मा जो है वो कब अलग हुआ था भारत से, तो वो आपका 1935 का जो एक्ट आया था उसके बाद ही अलग हुआ था। अब अगेन देखो, पर्सन मतलब जूट से बहुत सारे सवाल आपके पूछे गए कि सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे मिलता है, तो पश्चिमी बिहार लिखा हुआ है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी लिखा है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, केवल दो, उत्तर पूर्वी बिहार, जो आपका पूर्णिया वाला क्षेत्र है, ठीक है, किशनगंज का जो क्षेत्र है, क्योंकि बंगाल से जो आपको बॉर्डर शेयर करने वाला जो एरिया है, क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा जूट मिलता है, तो उसके बाद अगर वही उसी वाले एरिया में आप देखोगे तो वहां पे आपको जूट का उत्पादन मिलता है। अब अगेन ये जो है ना, बजट के हिसाब से जाना पड़ेगा कि बजट में क्या है, बजट में आपको क्या दिखा रहा है, कितना अभी अभी के अपडेटेड डेटा क्या है। छोटा नागपुर का जंगल जो है इसमें कौन कौन सा एरिया कवर करता है, छोटा नागपुर झारखंड वाला था उस टाइम पे, तो इसीलिए ये बहुत सारे सवाल आप देखोगे, छोटा नागपुर से बहुत सारा पूछा गया, संथाल जो रिवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में, रिवेलियन हुआ था उसके बारे में पूछा गया, तो इसका आंसर जो है वो आपको हो जाएगा किस तरह के जंगल वहां पे, ठीक है, जंगल मिलते हैं। तो आपको छोटा नागपुर वाला जंगल तो आपको पूछा नहीं जाएगा, बिहार में किस तरह के जंगल मिलते हैं वो जंगल पूछा जाएगा, तो प्लीज उनको उन सारी चीजों को देख के जाना जरूरी है। बिहार का तराई प्रदेश किसको माना जाता है, ये भारत और नेपाल वाला जो, ठीक है। अभी आपके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है, जिसको आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। सवाल ये है यहाँ पे,
कि सन 1993 में अब साहित्य अकेडमी से पूछा गया, 1993 वाला पूछा गया, अभी वाला नहीं पूछा गया। तो प्लीज अभी वाला याद रखना कि अभी वाले में कौन है। तो इस करंट अफेयर वाला सीरीज देखोगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। बट याद रखें कि ये साहित्य अकेडमी का कॉन्सेप्ट आया कब था अवार्ड का। तो इसको 1954 में इसको बात किया गया था। पहला 1995 में आपको दिया गया था माखन लाल चतुर्वेदी, जो कि हिंदी के बहुत बड़े क्या है साहित्यकार है, उनको मिला हुआ था। और इंग्लिश में आपको आर के नारायण को मिला हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी किसको दिया गया वो चीज के लिए, अगर वो चीज अगर आपको देखना है समझना है तो प्लीज करंट अफेयर वाली चीजों को फॉलो करो। अब महिला आयोग से पूछा गया, ठीक है। उस टाइम पे पूछा जाए केंद्रीय जो परिषद थे उसमें बिहार के कितने सांसद होते थे। तो ये अभी के लिए तो नहीं, अभी देखोगे तो चेंज हो गया। अब अल्जीरिया के राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया। अब देखो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब इनका फेवरेट एरिया। आपको करंट अफेयर में जहाँ पे जो भी कोई नए करंट अफेयर में बनते हैं किसी भी, और खासकर अगर वो एरिया आपको इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है तो वहां से आपके सवाल बनते हैं। और इसके साथ साथ प्लीज ये याद रखना कि पीएम के विजिट जहां भी हो रहे, चाहे वो अभी साउथ अमेरिका में ब्रिक्स समिट के लिए गए थे या फिर आपको अफ्रीका गए थे, तो जहां भी जा रहे हैं तो वहां इन सारी चीजों को थोड़ा आप फॉलो करो, ताकि वहां से अगर सवाल आते हैं तो आपको क्वेश्चन गलत ना हो। अवार्ड से बहुत सारे सवाल आते हैं आपको, ठीक है। अब देखो ये फिफ्थ क्वेश्चन, 130वां क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो विश्व सुंदरी से पूछा गया किसको अब देखो इसलिए मैं ये वाला टॉपिक इसलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि 2000 जो 25 का जो विश्व सुंदरी आपको हुआ था, जो हेल्ड हुआ था, ये आपका हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। और ये 72 नंबर का एडिशन था। और इसमें क्योंकि हमें लगा था कि इंडिया इसमें जीतेगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जीता इंडिया। बट जो इसमें क्राउन जो जो मिला था, इनको मिला था ये थाईलैंड की है, ठीक है, जिनका नाम है ओपल सुचाता। ओपल सुचाता को मिला हुआ था, ओपल सुचाता। ये थाईलैंड की है, प्लीज नाम से कंफ्यूज मत हो जाना कि आप लोग वहां पे टिक कर दो इंडिया की है। इंडिया की नहीं है, ये थाईलैंड की है। अब अवार्ड देखो, वहां पे उस टाइम पे अवार्ड से सवाल आ रहे थे, अभी भी अवार्ड से आपके काफी सारे सवाल आते हैं। एपेक पूछा गया था। अब क्वाड, ब्रिक्स, इन सब से या फिर जो आपका संघाई कॉर्पोरेशन है, इन सारे सवालों से आ सकते हैं। तो करंट अफेयर में आपको जो है वो जो करंट अफेयर में जो भी सीरीज चल रहे हैं उनको प्लीज फॉलो करोगे तो वहां पे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। जो गेम वाला एरिया है, स्पोर्ट्स वाला एरिया है, ठीक है, चाहे आपको क्लासिक वाला भी जो हुआ था 2025 में, जो कि बेंगलोर में हुआ था, जेवलिन थ्रो वाला, जो जिसमें जो आपके नीरज चोपड़ा उन्होंने जीता था, वो बन सकता है। खो वर्ल्ड कप आपका पहले बार अभी हमारे इधर सेलिब्रेट हुआ इंडिया में, पहला एडिशन था खो वर्ल्ड कप का, और वो भारत में हुआ, तो उसमें बहुत अच्छा भारत ने क्या किया था, परफॉर्म किया था। इसके अलावा जो भी आपके ओलंपिक्स या पैरा ओलंपिक्स जो भी जहाँ पे जो भी चीजें चल रही उन सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था जहाँ पे जो आपके आयुष सेठी है उन्होंने जीता था, ठीक है, सिंगल्स में। उसके अलावा चेस में अगर देखोगे तो इंडिया का काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, रैंकिंग भी इम्प्रूव हो रहा है, तो इन सारी चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। और वो एक दिन में आप नहीं कवर कर सकते हो। अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो करते हो या वीकली करते हो तो फिर आपका वहां पे सवाल गलत नहीं होगा, वरना फिर तो बिना करंट अफेयर के आप ये जो है रेस पार नहीं कर पाओगे। अभी बिहार से रिलेटेड जो भी आपके करंट अफेयर, जैसे कि ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट आया है, तो ये सब देखो, सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो हॉकी से पूछा गया, तो उस टाइम पे राष्ट्रीय हॉकी हुआ था, तो वहां पे अभी तो अभी जो गेम्स चल रहे हैं उसी हिसाब से चलो आप। उसके बाद यहाँ पे एवरेस्ट चढ़ने वाले देखोगे अगर, तो 70 में भी आपको पूछा गया था माउंटेन, जो आपको क्लाइंबिंग से, किसी माउंटेन क्लाइंबिंग से पूछा गया था, उससे पूछा गया था कौन कौन से पर्सनैलिटी उससे रिलेटेड है। तो अब देखो अभी 70 वाला देखो, ये 1996 का क्वेश्चन है। तो माउंटेन जो है बहुत हमेशा जो है उनका पर्वत जो है, पर्वत जो चढ़ाई है, ये इतना फेवरेट टॉपिक है, वो कभी भी आपको वहां से सवाल फ्रेम कर सकते हैं। और रिसेंटली क्या हुआ कि आपके एक इंडियन जो कि 6 साल का बच्चा है, ठीक है, और यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट एल्ब्रस को बोला जाता है, उसकी चढ़ाई की है 6 साल का बच्चा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपको वहां पे आएंगे, और ये कोई करंट अफेयर आपको जो अगर आप रेंडमली कहीं भी कुछ फॉलो करें तो वहां पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और साप्टा से पहले भी पूछा गया, तो उस टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी हमारे लिए ब्रिक्स बहुत ज्यादा न्यूज में। और उसके बाद वंदे मातरम, ठीक है, ऑल टाइम फेवरेट बीपीएससी का, इससे बहुत सारा सवाल आता है कि उसमें पूछा गया कि जो ये किस चीज से रिलेटेड था, कौन से आपको कहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ। तो ये आनंद मठ जो बुक है बंकिम चंद्र की, उस बुक में इसके बारे में लिखा गया था, ठीक है। चलो, तो ये आपका पूरा एनालिसिस था कौन सा 41st पीवाईक्यू।
अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की सीरीज और लेके आऊँ और बहुत सारा आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ, और इसके साथ साथ जब ये पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएगा और अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो करंट अफेयर के हो, चाहे साइंस के हो, कोई भी एरिया को, वो मैं आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगी। बट आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। तो आप जितना सपोर्ट दोगे मुझे, जितना चैनल को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड सो मच।